हम लोग बेटा जो क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्टली मैं कभी भी इस चैप्टर से शुरुआत नहीं करता, लेकिन इस बार हम इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और आप फर्स्ट चैप्टर देखो, आप कहोगे भैया ये क्या, ये सब चीजें आती हैं 10th में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है दैट इज रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर में हम सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम देख रहे हैं, कहता है हर एक को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट फॉलो कर, मतलब बनाओ, मतलब एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर बताना है। जब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, क्या लिखा हुआ है 140, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं और प्राइम फैक्टर्स को सबको प्रोडक्ट करके लिखना है। फैक्टर्स निकालो, फैक्टराइजेशन। 140 आपको पता है प्राइम नंबर्स, कोशिश करनी है आपको, हर एक बात का ध्यान रखना है, बेसिक से बता रहा हूं कि ये प्राइम नंबर से आपको सॉल्व करने हैं। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जैसे ये बेसिक सी बात आपको पता है कि जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में आते हैं। मैं आपको समझाता हूँ प्राइम नंबर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1, मैं कह रहा हूँ 1 का, चलो 1 को छोड़ो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ 2। मैं कह रहा हूँ 2 का फैक्टर बताओ। 2 का फैक्टर मतलब ऐसे नंबर बताओ जिनके टेबल में 2 आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 का फैक्टर बताओ। 3 का फैक्टर मतलब 1 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। मैंने कहा भाई 4 का फैक्टर बताओ, वर्णिका। 1 2 4, बस, और तो कोई नहीं। मैं कह रहा हूं 5 का फैक्टर बताओ, आप लिखोगे 1 एंड 5। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। क्या ये 2 प्राइम नंबर है? हाँ, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ, सिर्फ 2 फैक्टर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 4 नहीं है। 6 पे आते हैं, 6 क्यों नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कौन से नंबर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, समझ में आया? जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे, जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ध्यान रखना, जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आप इसे प्राइम नंबर से ही सॉल्व करोगे। यानी कि 140 है, 10 के टेबल में भी आता है, लेकिन मैं 10 से नहीं करूंगा क्योंकि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, 1 कौन सा नंबर होगा भाई? 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। कितने फैक्टर निकले? ना इसके 2 फैक्टर है, ना मोर देन 3। अब समझ में आया कि 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो आपसे रीजन पूछा जाता है कि 1 क्यों नहीं है प्राइम फैक्टर, या 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, या 1 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? तो 1 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर? 1। हाँ, इसका मतलब प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कुछ भी नहीं है, ना प्राइम नंबर है और ना ही, ठीक है, समझ में आया? तो 1 को इसलिए प्राइम नंबर नहीं कहा जाता। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते भैया 1 भी तो अपने टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसे क्यों नहीं बोल रहे? अब समझ में आया उसे क्यों नहीं बोल रहे। 2 के टेबल से करोगे बेटा 140 को, कितने नंबर पे आएगा? 70। फिर 2 के टेबल से करोगे कितने नंबर पे? फिर 5 के टेबल से करोगे, प्राइम नंबर है, 7 नंबर पे। फिर 7 के टेबल में 1 नंबर पे। अब आपको लिखना है कि जो 140 है वो आया है 2, 5 और 7। 2 कितनी बार? ऐसे लिख देना, 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसके बाद अगला पार्ट आपको दिया 156, ठीक है ना। 156 2 के टेबल में कितने नंबर पे आएगा? 78। फिर 2 के टेबल में कितने नंबर पे आएगा? 39। फिर 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के बाद 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कैसे पता लगाते हैं? उसकी डिजिट जोड़ लो, 3 और 9 है, दोनों को जोड़ लो। 3 और 9 क्या होता है? 12। 12 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 39 भी 3 के टेबल में आता है। कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। और फिर 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 के टेबल में खुद आएगा, 1 आ जाएगा। 156 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे बेटा? 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में ये जो नंबर है ना, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं या फिर उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत है बेटा?
चलो अगला पार्ट करो फिर। अगला पार्ट है 3825, ये लो करके दिखाओ। देखो 3825 है, इसको आप सबसे पहले या तो 3 के टेबल से ट्राई कर लो या फिर आप इसे 5 के टेबल से ट्राई कर लो। मैं आपको कहूंगा पहले 3 से देख लेना। 3 से देखने के लिए आप डिजिट जोड़ोगे, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है, कितने नंबर का आता है? 3 12 या 36, 2 बचा ऊपर से आया 2, 3 7 या 21, 1 बचा ऊपर से आया 5, 3 5 या 15, यानी कि 3 के टेबल में 1275 आ गया। फिर क्या ये 7 और 5 12, 12 2 14 और 15, फिर 3 के टेबल में आ रहा है। 3 के टेबल में आएगा बेटा 12, 3 के टेबल में आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1275 को 3 के टेबल में। 3 के पारे में 4 नंबर का आता है, फिर 7 बच जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, फिर ऊपर से आया 5, 3 5 15, 425 आ जाएगा। क्या ये फिर से 3 के टेबल में जाता है? नहीं, अब नहीं जा रहा, क्योंकि 5 और 4 9 और 2 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब ये जाएगा 5 के टेबल में, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। 5 के टेबल में 5 8 जा 40 और उसके बाद 5 25 नंबर पे 85, ये आ रहा है आप लोगों का 85 आ रहा है, मतलब अलग अलग कराओ कोई नहीं। इसके बाद फिर इसको 5 के टेबल से करोगे 17 आ रहा है, फिर 17 के टेबल में ये 1 नंबर पे आएगा, क्योंकि 17 इज आल्सो प्राइम नंबर। ये सब करने के बाद आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन जो आपने कर दिया, इसके बाद आपको दिखाना है कि जो हमारा 3825 है वो आया 3 की पावर 2 बार, 5 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई में 17। क्या आप सबका यही आंसर है? किसका ये नहीं आया? सबका आ गया था। अगला पार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है 5005 और 7429, 5005 और 7429। ये लो, इसको आप डायरेक्ट 5 के टेबल से कर लोगे। देखो दिखने में लग रहा है 5 के टेबल में, 5 के टेबल में एक नंबर पे 001 डायरेक्ट हो गया। फिर ये 1001 किसके टेबल में जाता है? आपको याद रखना 7 के टेबल में जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 1001 में 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, वो आप ध्यान रखना। पहले मैं बता देता हूं 1001 है 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, ऊपर से आया 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, ऊपर से आया 1, 7 3 जा 7 के टेबल में 143 नंबर पे। अब आपके अंदर सवाल आएगा 143 भी है किस पे जाए? 4 3 7 और 1 8, नहीं जा रहा 143 तो कहीं पे। 11 के टेबल में जाता है क्या? नहीं, 11 के टेबल में जाता है, 11 के टेबल में नहीं जा रहा, 11 के टेबल में कि जा रहा है 11 के टेबल में 143, हाँ 11 1 जा 11, 3 बचा 33, भाई जा रहा है 11 के पाड़े में कितने नंबर पे? सॉरी 11 के पाड़े में ये 13 नंबर पे जा रहा है। कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। और फिर 13 के पाड़े में तो आपको पता है 13, तो ध्यान रखना 1001 का ना मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी क्वेश्चन आए ना तो आप डायरेक्ट करना। 1001 का पता है क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये बात याद रखना। इन तीनों को हमेशा मल्टीप्लाई करके 1001 ही आता है, ये बात ध्यान रखना। इस पे आते हैं 7429, 7 4 11 तो 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि ये 3 के टेबल में जाता है। 7429 3 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में ये जाएगा 24 नंबर पे 72 आ जाता है, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 3 7 या 21, 1 बचेगा ऊपर से। हाँ कुछ गलत हो गया क्या? दोबारा करते हैं भाई। 7429 है, 7 4 11 तो 13, 13 और 9 22 होता है ना, नहीं ये नहीं जाएगा भाई, ये 7 के टेबल में नहीं और 3 के टेबल में नहीं जा रहा। उसके बाद 5 में भी नहीं जाएगा, फिर 7 में देखते हैं क्या ये 7 के टेबल में जाएगा। अच्छा देखो, क्या ये अभी तक 2 के टेबल में जा रहा है? क्या ये 3 में जा रहा है? क्या ये 5 में जा रहा है? क्या ये 7 में जा रहा है? ट्राई कर रहे हैं। 7 10 जा 70, 4 बच रहा है, ऊपर से आ रहा है 2, उसके बाद 7 6 जा 42 फॉर एग्जांपल, 0 बच रहा है 9, नहीं जा रहा। 7 में भी नहीं जा रहा। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है कशिश? 11। 9 कहां से आ गया बेटा? 9 तो 3 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में ये आएगा 6 नंबर पे 66, 8 बचेगा, ऊपर से आएगा 2, 77, 12 में से 7 गया 5, नहीं आ रहा। 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा। वैसे 11 के टेबल की ट्रिक पता है, इसको जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। 11 के टेबल में ऑड नंबर जोड़ लो, 9 और 4 13, और 7 और 2 9, और दोनों को माइनस करके या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 13 में से 9 गए 4 आ रहा था, यानी कि ये 11 के टेबल में भी नहीं आता। अब इसको ट्राई करते हैं 13 के टेबल में, 7429। 13 5 जा 65, 9 बचा, ऊपर से आया 2। 13 के पाड़े में 92 नहीं आता, लेकिन 91 आता है 7 नंबर पे, 1 बचा 19, नहीं आ रहा भाई। 13 में भी नहीं आ रहा, फिर किस में ट्राई करें? 17। 17 के टेबल में 74 आता है, नहीं उससे छोटा शायद 34 और 68 आता है, 4 नंबर पे 68, 6 बचा, ऊपर से आया 2, फिर आप इसे लिखोगे 3 नंबर पे 51, 2 में से गया 1, ऊपर उसके बाद 19 आया, आता है बेटा ये 7 नंबर पे आता है। सबसे पहला किस टेबल में आया है ये? कितने नंबर पे? 437। अब आप बताओ अगला, अब इसको किसके टेबल से ट्राई करूं? आप कहोगे भाई ऐसे 2 से करेंगे नहीं आएगा, 3 से करेंगे, 3 के टेबल में आ रहा है,
ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब इसको पहली बार सॉल्व करा तो इतनी मेहनत करी 17 तक, अगर आना ही होता 17 से पहले किसी में भी आ जाता। इसका मतलब जो इसका ये जो क्वेश्चन बचा है ना, ये भी अब 17 से पहले किसी नंबर में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। आप इसे फिर 17 से ट्राई कर लो अगर आ रहा है तो, नहीं तो इसके बाद इसे 2, 5, 7, 11 मत करना, नहीं आएगा। क्योंकि अगर आना होता तो पहली बार ही आ जाता ना। हम सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई इसीलिए कर रहे हैं ताकि छोटा नंबर में ये प्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद दोबारा नहीं आने वाला। आप देख लो, ये पहली बार 5 से आया, उसके बाद दोबारा कभी 5 से छोटे नंबर पे नहीं आया। आया? आप देखो 3 पे आया, उसके बाद दोबारा कभी 3 पे नहीं आया, 2 पे आया, दोबारा कभी नहीं आया। तो इसका मतलब 17 पे आया दोबारा। लेकिन मैटर करता है आपको सबसे पहले छोटे से ही ट्राई करना है, तभी ये चीज हो पाएगी। 17 में दोबारा ट्राई करो एक बार 437 को। 17 2 जा 34, 13 में से 4 गया 9, 97 नहीं आता। तो 17 के बाद आप कौन सा ट्राई करूं? 19। ये बात ध्यान रखना है आपको, 19 पे ट्राई करना है। 19 2 जा 38, 5 बचा और 57 कितने नंबर पे आ गया? 3 नंबर पे, यानी कि 19 के टेबल में 23 नंबर पे आता है और 23 के टेबल में 1 नंबर पे आता है। तो 7429 का फैक्टर क्या बना? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। और 5005 का क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला कहता है ये 2 नंबर है, इनका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, और ये जो चीज लिखी है ना इसको वेरीफाई करो। ये वेरीफाई करने वाली चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी 2 नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले रखा आपको 26 और दूसरा क्या है 91, तो इस नंबर का एक एचसीएफ निकल सकता है। आप कहोगे हाँ सही बात है, और एक एलसीएम निकल सकता है। अगर आप इसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो तो वही वो जो 2 नंबर हैं उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के भी बराबर होते हैं। यानी कि आपको एक बात याद रखनी है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू उन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कहलाता है। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई करो इन्हीं नंबरों की, वो हमेशा इक्वल होगी। अगर नहीं है इसका मतलब आपका एचसीएफ एलसीएम कहीं ना कहीं गलत है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको कह देगा एक नंबर है उसका एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, एक नंबर दे दिया दूसरा निकालो। ऐसी चीजें हो सकती है। फिलहाल हम लोग इसका एक प्रॉपर तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा एचसीएफ एलसीएम निकालने का, और अब करना कैसे है उस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको कोई नहीं, फैक्टराइजेशन ही करनी है, और आप एचसीएफ एलसीएम के लिए दोनों के लिए अलग से ही फैक्टराइजेशन करना। 2 के टेबल में कितने नंबर पे आएगा? 13 नंबर पे। फिर 13 के टेबल में 1 नंबर पे। इसको सबसे पहले आप करोगे 7 के टेबल में 13 नंबर पे, और फिर 13 के टेबल में 1 नंबर पे। कोई दिक्कत है? अब आप इन दोनों के फैक्टर लिख दो। 26 का क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 13। 91 का क्या आया है? 7 मल्टीप्लाई 13। कुछ कॉमन है? 13 है। दिस इज योर एचसीएफ। और अगर एलसीएम निकालना हो तो हो सकता है बहुत लोगों को ये वाला एलसीएम नहीं आता है। आता है इन दोनों नंबरों से निकालना? पहले कॉमन लिख दो। क्या आया है कॉमन? 13। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखो और इनको मल्टीप्लाई करो। दिस विल बी योर एलसीएम। जैसे 13 मल्टीप्लाई 14, शायद 182 हो जाएगा, पक्का नहीं पता, बट एलसीएम विल बी 182। कोई दिक्कत? दिस इज योर एलसीएम, दिस इज योर एचसीएफ। नाउ यू जस्ट हैव टू वेरीफाई। क्या? यहाँ पर आपका एचसीएफ है, इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? एलसीएम के साथ, यानी कि एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है। हाँ, मल्टी कर तो नहीं लेना सॉल्व। और फिर दूसरी तरफ उन्हीं दोनों नंबरों की प्रोडक्ट कर दो। पहला नंबर क्या है? 26, दूसरा नंबर क्या है? 91। इनकी मल्टीप्लाई 13 को 182 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2। आंसर इज 2 3 6 6। फिर इस तरफ 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, 2 3 6 6। हो गया वेरीफाई?
बोल देना हेंस वेरीफाइड, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, एक बार कर लो इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं आगे। जो सेकंड पार्ट है वहां पे लिखा है 510 और 92। सबसे पहले 2 के टेबल में कर लेंगे इसे, तो आंसर आ जाएगा 255। फिर इसे 5 2 7, 7 और 5 12, 3 के टेबल में कर लेंगे। 3 के टेबल में ये 85 नंबर पे गया। फिर 5 के टेबल में 17 नंबर पे गया। 17 के टेबल में 1 नंबर पे, यही बना है इसका फैक्टर। फिर 92 तो 2 के टेबल में 46, 2 के टेबल में 23 और 23 के टेबल में 1 नंबर पे। अब 510 का फैक्टर क्या क्या है? 2 गुना में 3 और गुना में 5 और गुना में 17। 92 का बना है 2 की पावर 2 और इनटू में 23। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, अगर आपको कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो आप देखते हो कि जो चीज कॉमन है, तो अब यहाँ पर कॉमन तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है और इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो एचसीएफ कभी भी देखना हो ना, और कभी भी वो नंबर ऐसे हो एक तरफ 2 और दूसरी तरफ ऐसे 2 की पावर 2 हो, तो एचसीएफ के लिए कम पावर देखनी है। एचसीएफ के लिए कम पावर देखनी है। दोनों में से कम पावर किसकी है? इसकी। कितनी है पावर? तो इसका एचसीएफ तो सिर्फ 2 आ रहा है। किस किसका यही आया? लेकिन इसका एलसीएम बताता हूं। अब एलसीएम कैसे देखना है? एलसीएम में भी हो सकता है किसी ने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो। एलसीएम में जब भी आप कॉमन नंबर ढूंढोगे ना, तो उसकी ज्यादा पावर पे फोकस करना है। मतलब यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ क्या है? 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 लिखना है यहाँ पे, यानी कि 2 को 2 बार। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो इसको समझो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 यहाँ पे 2 बार है। तो आप एक बार कॉमन ले लोगे और एक बार कॉमन नहीं है तो एक बार कॉमन नहीं है, अलग उतारना पड़ेगा। तो जब कॉमन है तब 2 लिखा और जब कॉमन नहीं है तब भी 2 लिखा। या फिर आप इसको बस ऐसे समझो कि भैया यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2 की पावर 2। दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 2, यानी कि वो उतरेगा। 2 की पावर 2 उतार दिया। और साइड में क्या है? 3 5 17 और फिर साइड में 23 है। इन सबको मल्टीप्लाई करा आपने, क्या आंसर आया? 23460 आया मेरे भाई। इसके बाद आपने क्या करना है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 23460 कितना आया है? ये 46920। और दूसरी तरफ आपको इन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 510 को 92 से मल्टीप्लाई। तो ये भी कितना आएगा? 4692। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम खुद से ट्राई करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से पहले इसको समझना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और हर साल आता है ये पक्का इस साल भी आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन के स्टेप्स ना अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, है ना। जैसे कि जब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि प्रूव करो रूट 3 जो है ना वो इर्रेशनल। अब आपको ये बात पता है कि रूट 3 इर्रेशनल होता है। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 नहीं होता इर्रेशनल, वो रैशनल हो जाता है, क्योंकि रूट 4 2 बन जाता है और 2 एक रैशनल नंबर होता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आप 2 को एक रैशनल नंबर बोल सकते हो। वैसे रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, फिर रूट 9 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट 9 को हम 3 कह सकते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है जहां पर आपको ये बोलता है कि प्रूव करो कि जो रूट 3 है दैट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपने को प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो आप बकायदा, जिसमें आपको प्रॉपर ये दिख रहा है रूट 2, रूट 3, रूट 5, इस तरीके से, ये वाले क्वेश्चन लेंथी जाते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी नहीं जाएंगे। तो स्टेप्स समझने हैं। सबसे पहले मैं एक एक स्टेप्स पढ़ूंगा और जो जो चीजें मैं लिखूंगा आप इसको कोशिश करना कि याद कर लो, तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। जैसे सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान समझना, कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं। कि सबसे पहले आपको एक अजम्पशन बनानी है, अज्यूम करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है
लेकिन आप यहां पर ये प्रूव करो कि ये इरेशनल नहीं, अज्यूम करो कि वी आर अज्यूमिंग दैट कि √3 ना, अज्यूम कि √3 इज रैशनल नंबर, अज्यूम करेंगे √3 इज रैशनल नंबर, ये हम अज्यूम करेंगे। सबसे पहला यही होना चाहिए कि √3 को इरेशनल प्रूव करना है। आप यहां पर करने क्या वाले हो, √3 को इरेशनल नहीं रैशनल प्रूफ नहीं करोगे, रैशनल अज्यूम करोगे। आप √3 को रैशनल अज्यूम करोगे और इसके बाद आप स्टेटमेंट को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे और कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जहां आप ये कहोगे कि हम इसे रैशनल मान के चल रहे थे और हमने यहां पर ये देखा कि ये रैशनल वाली इसके अंदर कोई हरकत नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। यानी कि आप जो अपनी स्टेटमेंट शुरू से अज्यूम करके चलोगे, लास्ट में आप उसी स्टेटमेंट को कहोगे कि हमने गलत अज्यूम करा था, ये हमारी जो स्टेटमेंट हमने अज्यूम करके चली वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल ही है। यानी कि आप उल्टा चलोगे और फिर अपनी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करोगे। तो सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लो कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो आप 9th क्लास पढ़ के आए हो, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है। और ध्यान से सुनना, ये बात ये समझने के लिए है कि a और b का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट a एंड b आर कोप्राइम। मतलब कोई भी एक नंबर था, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा रैशनल नंबर है, जैसे मैंने रैशनल नंबर लिखा 15/21, इज इट अ रैशनल नंबर? क्या ये रैशनल नंबर होता है? हाँ, ऊपर भी नंबर है, नीचे भी नंबर है, रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 4/6, क्या ये रैशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ। मैंने कहा -3, आप कहोगे भैया 1 लगा देंगे, हो जाएगा रैशनल नंबर। ये सब रैशनल नंबर है, बस एक फर्क है। आप कहोगे भैया ये ना थोड़ा कट रहा है, इसको थोड़ा काट के छोटा कर दो। 3 के टेबल में कट रहा है, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, और ये 7 नंबर। ये 2 के टेबल में कट रहा है 2 नंबर पे, और ये, अच्छा ये आपका बेसिक धर्म होता है, जब भी आप मैथ्स करते हो तो आप ये काम तो करते ही हो, खुद से करते हो कि नहीं करते हो? ये काम आपको शुरू से करना होता है खुद से। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ देते 15/21। अगर 15/20 लिखूं मैं तो मैं कहूंगा क्या ये रैशनल नंबर? आप कहोगे हाँ, लेकिन भैया इसको थोड़ा ना काट के छोटा कर दो, 5 के पहाड़े में 3 नंबर पे और 4 नंबर पे ये कर दो, यही तो करते हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है, बिल्कुल। आप कभी भी 15/20 लिखते हो नंबर को 3/4, आप कहोगे भैया हम तो काट पीट के छोटा ही लिखते हैं किसी भी नंबर को। तो ये जो मैंने a/b लिखा है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं ये बात कि इसको मैंने काट पीट के सबसे छोटा स्टेज पे रखा होगा। कभी भी कोई भी नंबर ऐसे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो तो उसे आप हमेशा काट पीट के सबसे छोटा कर देते हो कि नहीं कर देते हो? तो मैंने भी यही चीज करी है, इसको काट पीट के छोटा कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है अब इस बात में? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर ये बात पता है क्या लिखी हुई है? ये बात कह रहा है हमने ये अज्यूम करा है कि जो a नंबर है और b नंबर है ना, ये कट पीट के छोटे लिखे हुए हैं। और अगर कोई नंबर कट पीट के छोटा है, जैसे मान लो 15/20, ये कट पीट के भी छोटा नहीं हो रखा, इसके फैक्टर बता सकते हो आप क्या क्या होंगे 15 और 20 के? आप कहोगे भैया 15 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा, 3 के पहाड़े में भी आता है, और 5 के पहाड़े में भी आता है, और खुद 15 के पहाड़े में आता है। भैया 20 का फैक्टर होगा, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, 20 के पहाड़े में आता है। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें 15 और 20 दोनों आते हो? आप कहोगे भैया 1 है, आप कहोगे भैया 5 है। ये 2 ऐसे नंबर है जिनके ये पहाड़े में आता है। यानी कि अभी इस टाइम पर ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या इसके बीच में एक के अलावा कॉमन फैक्टर है? आपने कहा हाँ भैया क्या है? 5 है। ये दोनों किसके पहाड़े में भी आते हैं? 5 के पहाड़े में। लेकिन अगर मैं इसे काट दूं 5 के पहाड़े में, तो अब ये 3 बच जाएगा, अब ये 4 बचेगा। बेटा इसका फैक्टर लिखना। आप कहोगे भैया इसका फैक्टर 1 और 3 होगा, इसका फैक्टर 1 और 2 और 4 होगा, और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर अब इसमें क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। तो जब मैं a और b लिख रहा हूं ना, तो मैं इसका मतलब 15/20 नहीं लिख रहा, मैं इसका मतलब क्या लिख रहा हूं? 3/4 लिख रहा हूं। यानी कि मैं ये बात अज्यूम कर रहा हूं कि ये 15/20 नहीं है, ये कट पिट के सबसे छोटा नंबर बन चुका है, यानी कि 3/4। यानी कि जो भी मैं a/b नंबर अज्यूम करूंगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो
को प्राइम नंबर है। अब आप कहोगे ये को प्राइम वाली क्या भाषा आपने जोड़ दी। मैं इसका मतलब ये कह रहा हूं कि वो 15/20 नहीं है, वो 3/4 है, क्योंकि अगर वो 15/20 है तो आप उस नंबर को काट पीट के सबसे छोटा कर दोगे 3/4, जब तक काटोगे जब तक वो किसी और नंबर से दोनों ना कट रहे हो। अब जैसे 3/4 है, क्या ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या इनके बीच में कोई कॉमन है? आप कहोगे भैया इनके बीच में कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन एक आएगा सिर्फ, क्योंकि ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? एक के पहाड़े में। लेकिन इसके बाद किसी और पहाड़े में कॉमन आते हैं। तो को प्राइम होता क्या है? जिसका कोई एक के अलावा कॉमन फैक्टर ही ना हो, या फिर जिसका HCF 1 हो। तो इसका मतलब आप सबसे पहला स्टेप जो करोगे, इसको रट्टा मारना है ये बात को। आप सबसे पहला काम क्या करोगे? √3 को एक रैशनल नंबर अज्यूम करोगे और फिर ये कहोगे कि √3 इज इक्वल टू a/b, और वहां पर a और b आर को प्राइम। आपके मन में सवाल आना चाहिए को प्राइम क्यों माना। उसको पिछले 5 मिनट से मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि मैं इसे को प्राइम क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मन में सवाल आना चाहिए को प्राइम का मतलब क्या होता है और को प्राइम क्यों मान रहे हो। लेकिन मैंने वही चीज एक्सप्लेन करी कि मैं इसीलिए इसको को प्राइम मान रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ आ रहा है कि को प्राइम क्यों माना? इसलिए माना कि जो भी मैंने नंबर लिखा है ए और बी, वो कट पिट के बिल्कुल छोटा हो रखा है इस टाइम पर, बिल्कुल उसे काट काट के छोटा कर रखा है, वो और नहीं कट रहा होगा। इसका मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, 1, ओनली 1, एक कॉमन फैक्टर होगा, और वो उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यहां तक आपको काम कर लेना है। सबसे पहले इर्रेशनल प्रूव करना है, हम रैशनल प्रूव मानेंगे, अज्यूम करेंगे, और उसको a/b के बराबर लिखेंगे और कहेंगे कि a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब कोई और कॉमन फैक्टर उनके बीच में नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? और यही बात ऐसी है जो मैं आगे जाके रॉन्ग प्रूव करूंगा। यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि a/b 3/4 है, ना कि 15/20 है, क्योंकि अगर वो 15/20 हुआ तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 भी है और 5 भी है, यानी कि वो 5 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि इस टाइम पर वो को प्राइम नहीं है। लेकिन रैशनल नंबर होता है तो वो को प्राइम ही होता है। आप हमेशा उसको काट पीट के छोटा ही लिखते हो। चलो खैर आगे आते हैं। इतना काम कर लेना है आपको। फिर इसके बाद आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप्स तो आगे जाना है। आपको बस यहां से b हटा देना है। मतलब आपको पता है अब a/b किसके बराबर है? √3 के। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3b एक तरीके से। मतलब इस b को मैं यहां पे ले गया, सेकेंड स्टेप। समझ रहे हो? बस इतना करा मैंने। मतलब मैंने यहां पे क्या करा, b को मैं यहां ले गया बस। इसके बाद मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करूंगा? स्क्वायर। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3 और b इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, और a होगा उस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से इससे रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और b के लिए भी स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? a²। कोई दिक्कत है? अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, कोई दिक्कत है? यहाँ तक सब क्लियर है, सब सही है? ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर एक थ्योरम आएगी। अब b² को फिर अकेला छोड़ दो, मतलब इस 3 को वहां ले जाओ वापस, a के पास, a²/3 वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। आप इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हो, और आप चाहो तो इस बात को समझ सकते हो। यहां पर ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक आध चीज आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता ये a² क्या है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि a² यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है, और आंसर है मेरा आ रहा है एक तरीके से b², है ना? b² सॉल्व करके आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3b² है वो कहीं ना कहीं a² के बराबर है, और मैं यहाँ पे जाके नीचे इस तरीके से डिवाइड भी कर रहा हूँ। और मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा आपको कि एक नंबर है 9, एक नंबर है 9, और वो 3 से डिवाइड कर रहा है। क्या आंसर आएगा? आप कहोगे भैया डिवाइड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा नहीं 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 नहीं, 9 नहीं, मैंने कहा 9 का स्क्वायर को 3 से डिवाइड करना है। आप कहोगे अच्छा 9 का स्क्वायर डिवाइड करना है 3 से? 9 का स्क्वायर होता है भैया 81, और डिवाइड में 3 आएगा, और ये फिर डिवाइड हो जाएगा। आप करो डिवाइड, आंसर लिख दोगे आप 20। ध्यान से सुनना,
आप कहोगे कि 9 3 से डिवाइड हुआ, उसका स्क्वायर 81 है, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं अगर 25 है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, या फिर चलो इसको छोड़ो, एक काम करते हैं, 8 है, 8 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा 8 का स्क्वायर करता हूं, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, क्या वो भी 4 से डिवाइड होगा? अब क्या भैया हो तो रहा है। मैंने कहा कि 4 है, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है? आप कह रहे हो होगा। मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16, क्या वो 2 से डिवाइड होगा? आप ना यहां से एक बात समझ पा रहे होगे, वो बात क्या है वो अब समझोगे। चलो एक और एग्जांपल लास्ट, 9 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 9 का स्क्वायर क्या होगा, क्या वो 5 से डिवाइड हो रहा है? कुछ ना कुछ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इतना तो समझ रहे होगे कि भैया अगर ना एक नंबर है फॉर एग्जांपल, वो उससे अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा, गारंटी है, थ्योरम है ये। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर देखो ये वाली चीज, यहां है ए स्क्वायर, और क्या नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। तो मैं लिखूंगा यहां पर ये कंक्लूजन कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जायज बात है वो नंबर भी उसी से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे मैं कहूं 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो 9 जिसका स्क्वायर है वो नंबर 9 है, वो भी 3 से डिवाइड ही होगा। उल्टी सीधी बात कर लो, बात एक ही है। यानी कि अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर बिना स्क्वायर के भी उससे डिवाइड हो रहा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ये बात मैंने यहां पर लिखी है, आपको इस बात में कोई दिक्कत है? फिर से वापस आते हैं, क्या क्या स्टार्ट करा था, सबसे पहले दोबारा वापस आते हैं। अज्यूम करा कि √3 एक रैशनल ही है। इफ इट इज अ रैशनल सो आई कैन से दैट कि √3 इज इक्वल टू a बाय b, जहां पर a और b दोनों क्या माने कोप्राइम, यानी कि ये माना कि a और b सबसे ज्यादा कटपिट के नंबर आ रखे, सबसे ज्यादा कटपिट के नंबर बने हुए, और a और b अगर कोप्राइम है तो कोप्राइम का मतलब क्या हुआ, यहां मैं लिख देता हूं। कोप्राइम का मतलब ये हुआ कि a और b जो है ना, कोप्राइम का मतलब होता है a और b हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, मतलब उनके पास जो कॉमन फैक्टर आएगा ना वो सिर्फ एक आएगा और इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ये माना। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब ये a बाई बी के बराबर है, मैंने b को यहां भेजा, स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग के बाद 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हुआ, b को वहीं रखा, a स्क्वायर बाय 3 यहां पर लिख दिया। और अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। क्या इस बात में यहां तक अभी तक कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इसको मैं आराम आराम से इसलिए चला रहा हूं क्योंकि हर साल आता ही है, तो सोच लो, बेसिक वालों 4-5 नंबर में आ जाएगा, स्टैंडर्ड वालों 2-3 नंबर में आ जाएगा, तो आना ही है तो रटना चाहिए, यानी कि a भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो प्लीज। अब बेटा देखो, a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब यहां से ना एक और कंक्लूजन निकलता है, वो वाला आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये वाली बात थोड़ी सी ना, इसने थोड़ी सी खतरनाक कर देगा, तो आपको ये बात समझनी है। अब ये वाली ना, अच्छा ये क्या लिखा हुआ था कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, b है ना, ये सिचुएशन आ चुकी थी अब तक। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब अब हमें समझना है। और इक्वल टू में यहाँ पे इस तरफ था बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तरीके से ये सिचुएशन दे रखी थी इस तरीके से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3, इस तरीके से दे रखा था आपको ऐसे अभी तक। मतलब ऊपर आपने यहाँ पे ये लिखा है कि बी स्क्वायर कहीं ना कहीं किसके बराबर है, ए स्क्वायर बाय 3 के। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा, वो आपको समझना है, ठीक है। हाँ। ध्यान से सुनना। अब देखो,
इस वाली बात के आगे चलेंगे। जैसे जनरली मान लो मुझे पता है कि जो ए स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, मतलब वो 3 के पहाड़े में आता होगा, है ना, ये बात मुझे पता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो ए स्क्वायर की जगह मैंने 81 लिखा था और मैंने कहा कि 81 3 के टेबल में आता है। आप कहोगे आता है, आप कहोगे हाँ भी आता है। कितने नंबर पे आता है? 27 नंबर पे आता है, सबको पता है। यानी कि मैं 81 को ऐसा लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 3। क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बात है ना, हो सकती है ना ये बात? ठीक है, ये बात लिख सकता हूं मैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहीं पर ये कुछ काम करने वाला हूं, है ना, उस बात को ही आपको समझना है। यानी कि ऊपर मेरा जो नंबर है ए, एक और चीज, चलो ये तो 81 की बात थी। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो ए नंबर है वो 9 है, तो ए स्क्वायर उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, है ना। ए जो मैंने अज्यूम कर रहा हूं जस्ट फॉर अजम्पशन, रियल में नहीं मान रहा, जस्ट समझाने के लिए, और ये दिखाना भी नहीं है आपको क्वेश्चन में, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आए उसलिए करा रहा हूं, अदरवाइज तो आप रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से वैलिड रह सके कि हाँ ऐसा क्यों। तो मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल मान लो ए 9 था, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है 81, और 81 3 से डिवाइड होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ ए की, तो ए 9 है कहीं ना कहीं, और मुझे पता है कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता था, तो ए भी 3 से डिवाइड होता ही होगा। अब ए की वैल्यू क्या थी? 9, तो 9 भी 3 से डिवाइड होता ही होगा ना। कितने नंबर पे होता होगा? 3 नंबर पे। यानी कि इस 9 को मैं लिख सकता था कि ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 है। ध्यान से सुनना, 3 मल्टीप्लाई 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अब ऐसा अज्यूम कर लो फॉर एग्जांपल नीचे होता नंबर 5, नीचे होता नंबर 5, यहां पर ये जो 3 है ना, यहां पे होता नीचे 5, और ऊपर होता ए स्क्वायर, तो फिर ए को कुछ ना कुछ अज्यूम करते। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं एक नंबर है, चलो मान लेता हूं 40, मान लेता हूं एक नंबर है क्या? 40, तो ए स्क्वायर क्या होगा? 1600, उसका होल स्क्वायर। तो मुझे पता है कि जब 40 भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो 40 का स्क्वायर 1600, वो भी 5 से डिवाइड ही होगा, ये मुझे पता है ये वाली बात। लेकिन कितने नंबर पे होगा बता सकते हो? ए के हिसाब से कितने नंबर पे होगा? 8 नंबर पे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 40 कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है कि नहीं आता? कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। यानी कि ए की वैल्यू जब मैंने 40 मानी तो मैंने कहा कि कितने नंबर पे आता होगा? 8 नंबर पे। ध्यान से सुनो, सुनो मेरी बात, क्योंकि मजा आएगा। यानी कि ए तो मैंने 40 माना, तो मैं कह सकता हूं कि ये 40 जो है ना वो कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इस 40 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 गुना में 8, और नीचे क्या लिख सकता हूं? इस 40 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, मतलब पता है क्या कह रहा हूं? कि जब कल को मैंने इसे डिवाइड करा होगा 5 को 40 से, तो यहां पर एक नंबर आया होगा, कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। फिर मैंने डिवाइड करा होगा, आंसर आ गया होगा 0। यानी कि जो मेरा ऊपर नंबर है 40, ये दो नंबरों की गुणा करके आया होगा। एक तो वो नंबर की गुणा करके आया होगा जिसके पहाड़े में वो आता है, और एक उससे गुणा करा होगा जितने नंबर पर आता है। और ये नंबर क्या हमेशा 8 रहेगा? नहीं, ये नंबर 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये नीचे का नंबर क्या है। लेकिन यहां हमेशा क्या रहेगा? 5, यहां हमेशा 5 रहेगा। अब आप कहोगे भैया ये सारी बातें क्यों समझा रहे हो? ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए ना कहीं 5c के बराबर है, ए कहीं ना कहीं 5c के बराबर है, और जो c है इज वो कोई इंटीजर है, सम इंटीजर है। अब अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताना, और अगर किसी को समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ ना आ रही हो तो मुझे बताना। यहां मैं 5c नहीं लिखूंगा, माफ करना, यहां मैं 3c लिखूंगा, 5c नहीं लिखूंगा क्योंकि नीचे 3 है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, मुझे ऊपर से बात पता चल गई है कि ए किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो मैं वो जो नंबर है उसको अगर मैं 3 से किसी नंबर पे गुणा करूंगा तो वापस से कोई ऐसा नंबर आएगा जो वो कहीं ना कहीं ए है। यानी कि एक ऐसा नंबर है जो किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। जैसे मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल ए 21 भी हो सकता है, ए 27 हो सकता है, ए 30 हो सकता है, ए 33 हो सकता है, ए 60 हो सकता है। ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं? 3 के पहाड़े में। 21 कितने नंबर पे आ रहा है?
3 गुना 7, 27 किस पे आ रहा है, 3 गुना 9, 30 किस पे आ रहा है, 3 गुना 30, 33 किस पे आ रहा है, 3 गुना 11, 60 किस पे आ रहा है, 3 गुना 20। कहने का मतलब ये है कि बाहर हर जगह 3 है, लेकिन यहां जो अंदर नंबर है वो सम इंटीजर। अब देखो ध्यान से कि मैंने वो जो नंबर था a, उसको मैंने लिखा 3c के बराबर, यानी कि ये जो नंबर है a, ये 3 को किसी भी क्वेश्चन से गुणा करूंगा तो वही नंबर आ जाएगा, यानी कि c तो कोई इंटीजर है लेकिन वो हमेशा 3 से ही गुणा होगा। देखना 3 से ही गुणा होगा, हमेशा 3 से गुणा होगा। ए कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता है ए क्या है, यहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो किसके टेबल में आता होगा, 3 के टेबल में आता होगा, इसलिए मैंने वहां 3 लिखा। और कितने नंबर पे आता होगा मुझे ये नहीं पता, इसलिए मैंने उसके लिए क्या मान लिया, उसको सी मान लिया। क्या अब ये बात आपको समझ में आ रही है? और जिसको भाई यहाँ पे समझना है ना, देन यू कैन शो योर रेक्टिफिकेशन कि हाँ इसके बाद क्या करना है। क्या इसके बाद क्या करना है, जब ये स्टेप दिख जाए तो उसके बाद ए को दिखा देना कि वो 3c है, और यहां देखना कि जो c है इज सम इंटीजर, c कोई इंटीजर है, c इज सम इंटीजर, c कोई इंटीजर है। और इसके बाद क्या करना, जो b स्क्वायर है किसके बराबर है, a स्क्वायर बाय 3 के, तो अब a की जगह 3c लिखना है आपने, किसकी जगह, a की जगह, तो a स्क्वायर है ये, यानी कि a की जगह 3c लिखोगे और उसके ऊपर स्क्वायर, यानी कि उसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन में 3, और उसके बाद ये 3 में 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, और ये क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। और अब हल्का सा चेंज करना है, क्या, पिछली बार a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कराया था, इस बार b स्क्वायर को कराओ, यानी कि c स्क्वायर यहीं रखो, b स्क्वायर यहां रखो, 3 को यहां ले जाओ, और अब ये बात लिखो कि b स्क्वायर नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये बात लिख दो। ये स्टेप यहां से जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा समझना। फिर से क्वेश्चन पे वापस आते हैं। √3 को इर्रेशनल प्रूव करना था, हमने रैशनल माना और हमने रैशनल प्रूव करना शुरू करा, और जब हमने प्रूव करना शुरू करा तो हमने कहा दैट इज इक्वल टू a बाय b, जहां पर a और b दोनों कट पिट के आए हैं और वो क्या है, अब को प्राइम है, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। फिर हमने थोड़ा a बाय b को इक्वल रखा, स्क्वायरिंग करा, वहां पे ये दिखाया कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो इसका मतलब a भी 3 से डिवाइड होगा। फिर मैंने a की जगह 3c लिखा, क्या इसमें कोई डाउट है, 3c क्यों लिखा, c को कुछ इंटीजर बताया और उसकी जगह वैल्यू डाली, थोड़ा काटा और लिखा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, और c स्क्वायर को दिखाया कि b स्क्वायर बाय 3 है, यानी कि b स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप एक चीज देखो, अब ये स्टेटमेंट देखना, ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक सेकेंड बस, हाँ, अब इस स्टेटमेंट पे फोकस करना, ये जो स्टेटमेंट यहां लिखी होगी, इट मीन्स, ये मैं जब कह रहा हूं, इट मीन्स a एंड b both divisible by 3, वहां a भी 3 से डिवाइड हुआ और b भी 3 से डिवाइड हुआ, लेकिन आपने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि a एंड b आर को प्राइम, एंड वहां मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी क्या, कि ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, और यहां पर a 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 उसका फैक्टर है, और b से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि b भी उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b, a और b का तो 3 भी कॉमन फैक्टर हुआ, और ये को प्राइम नहीं हुए। अगर वो को प्राइम नहीं हुए तो जो हमने अज्यूम करा था कि a बाय b इज इक्वल टू √3, वो अजम्पशन गलत है, वो रैशनल नंबर अज्यूम करा वो गलत है, इसका मतलब √3 क्या है, रैशनल नहीं इररैशनल है। ये स्टेटमेंट लिखनी है हमें, इसके मार्क्स हैं, तो अब हम यहां तक लिख चुके हैं, इट मींस a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 3 एंड 3 इज आल्सो कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b, 3 वो उनका कॉमन फैक्टर है। बट इसके बाद फिर हम लिखेंगे बट, लेकिन
ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत करना, ये तो गलत प्रूव कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या, द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो हमारी अजम्पशन को गलत प्रूव कर रहा है। ए और बी हमने को प्राइम माने, तो उसको गलत प्रूव करती है ये बात। तो इसका मतलब, तो बस इसके बाद लिखना एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, इसके बाद ये लिखना, और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुई ये अराइज जब हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। इनकरेक्ट अजम्पशन, ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन से आई, जो हमने क्या अज्यूम करी थी, दैट √3 इज क्या, √3 इज, अरे कहां गया भैया, √3 इज रैशनल, √3 इज रैशनल। सो वी कंक्लूड, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, हमने क्या अज्यूम करा, √3 क्या रैशनल है, और रैशनल है तो हम ये कहेंगे, फैक्ट होता है, अगर कोई नंबर रैशनल है तो देयर इज अ फैक्ट। फैक्ट मतलब सच्चाई, इसको आप झूठ नहीं कह सकते हो। सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, दिस इज अ फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई इसे झुटला नहीं सकता, ये होता ही है। तो अगर आप किसी नंबर को रैशनल अज्यूम कर रहे हो तो फिर आप उसे a बाय बी के बराबर लिखोगे और ये कहोगे कि वो a और b को प्राइम है, ये आप कहोगे ना ये बात, कि अगर कोई नंबर रैशनल हम अज्यूम कर, हम ये आपने अज्यूम करा है और ये फैक्ट है। अगर आप कुछ अज्यूम करोगे तो कुछ फैक्ट आएंगे। आपने यह अज्यूम क्या करा कि √3 रैशनल है, तो फैक्ट निकल के क्या आया कि अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कोई रैशनल नंबर है तो वो a बाय बी के बराबर होगा और a और b उसमें को प्राइम होंगे। और मैंने वहीं पर उल्टा प्रूफ करवा दिया क्या, कि a और b को प्राइम नहीं निकल रहे, a और b क्या निकल रहे, a और b को प्राइम नहीं निकल रहे, वो उनके बीच में 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो वो को प्राइम नहीं हुए। और अगर वो को प्राइम नहीं हुए तो इसका मतलब जो a बाय बी है वो तो फैक्ट गलत हो गया। अब फैक्ट क्यों गलत हुआ, फैक्ट इसलिए गलत हुआ क्योंकि हमने यहां पर इसको क्या अज्यूम कर लिया, रैशनल अज्यूम कर लिया इसे, और हमने अगर इसे रैशनल अज्यूम कर लिया तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। इसे तो ये तो रैशनल हो नहीं सकता, क्योंकि रैशनल है तो a और b को प्राइम आने चाहिए, लेकिन a और b को प्राइम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब √3 रैशनल नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारी हुई, ये जो a और b हमारा गलत, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब समझते हो, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जो चीज आप क्या कहते हैं अज्यूम, एक होता है बेसिक अजम्पशन जो आप अज्यूम कर रहे हो, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करेगी, वो कॉन्ट्रडिक्शन करेगी, लेकिन फैक्ट कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने चाहिए। यहां पर कौन सा फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि a और b को प्राइम है, क्या a और b को प्राइम होने चाहिए थे, हाँ, लेकिन क्या हुए नहीं। और इसका मतलब ये क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रडिक्शन करी है वो अजम्पशन की कॉन्ट्रडिक्शन करी, आपने अजम्पशन गलत मानी। तो देखो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखी, इसका मतलब a और b दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 कॉमन फैक्टर है a और b का, और ये चीज तो हमें कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस फैक्ट को, किस फैक्ट को, कि a और b को प्राइम है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है ये क्यों आई है, ये जो हमने को प्राइम करा अज्यूम और यहां देख रहे हैं कि को प्राइम नहीं माना गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने अजम्पशन गलत मान ली है शायद कि √3 एक रैशनल है। तो यहाँ कंक्लूजन यही निकलता है कि √3 एक इर्रेशनल है। किस किस को इसके स्टेप समझ में नहीं आए, कहीं पे ना कोई डाउट है ना तो पूछ लो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आज हुआ, पूरे साल भर ये दोबारा नहीं होना चाहिए। पिछले साल वाले बच्चे भी यही करते रहे, इस क्वेश्चन को मोस्टली मिड टर्म लास्ट टर्म तक भी प्रूव करना सीख रहे थे, तो ये मत करना। यहाँ क्लियर हुआ, जिंदगी भर कभी परेशान मत होना, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस साल ये स्टैंडर्ड में आया हुआ है, ये स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। सोचो, बेसिक का पेपर तो अलग हो जाता है भाई, स्टैंडर्ड के पेपर में दिया इस क्वेश्चन को। एक सेकंड रुकना, बस कंफर्म कर लो, होना तो चाहिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, और ये वाला तो मुश्किल है, ये उससे आसान दिया है। 3 नंबर में इस साल का क्वेश्चन है, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव करो 5 - 2 √2 इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। अब कहोगे भैया ये जो आपने कराया ये तो सिर्फ इतना सा था।
हालांकि स्टेप्स बढ़े गए हैं बेटा, ये उससे ज्यादा छोटा है, अभी आपको कराऊंगा तब देखना। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा जहां पे कहेगा कि शो करो, अब क्या शो करें भाई, कहेगा शो करो कि ये जो 5 माइनस रूट 3 है ये इर्रेशनल है, ठीक है। इसमें आपको इसे इर्रेशनल नहीं प्रूव करना, ये और आसान है। करना क्या है, फिर वही काम, इस पूरे नंबर को क्या अज्यूम कर लेना, रैशनल। कैसे लिखना, वही सेम चीज कि भैया हम मान रहे हैं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, इसको हम अज्यूम करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे क्या कि जो 5 माइनस रूट 3 है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर। सेम काम, और फिर इसको भी किसके बराबर ला देना, a बाय बी के बराबर ला देना, a बाय बी के बराबर। उसके बाद आपको पूरी मेहनत करनी है किस चीज में, ये जो रूट का नंबर है उसको अकेले रखने में पूरी मेहनत करनी है, रूट के नंबर को क्या रखने में, अकेला, यानी कि ये नंबर अकेला रहना चाहिए। अब इसको अकेला रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अच्छा यहां मैं लिख दूंगा, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि a एंड b आर को प्राइम, जैसे मैंने पिछली बार कहा था सेम वही चीज, ये मैं कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ ठीक है, इसको मैं रैशनल माना और 5 माइनस रूट 3। अब बस कुछ मत करो बेटा, रूट 3 को वहां भेज दो और a बाय बी दोनों को यहां भेज दो, तो 5 इधर रहेगा, a बाय बी दोनों इधर आ जाएंगे, तो माइनस का a बाय बी हो जाएगा, और माइनस का रूट 3 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां ध्यान से सुनना, देखो आपने ये चीज करी क्या, 5 माइनस रूट 3 को रैशनल अज्यूम करा। हाँ, यहां से अब आप क्या कहोगे, ये आपका इस तरफ आंसर आया, ये 5 माइनस, इसका चाहो तो एलसीएम ले लो, क्या होगा b, और ये उधर जाके हो जाएगा 5b माइनस है, क्योंकि ये से गुणा होगा 1 और b 1, 5b और 1 a जा a इज इक्वल टू में रूट 3। ये काम आपने करा, ये काम देखो बिल्कुल सेम स्टेप यहां तक गए, सारी चीज सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब आप देखो, अब आप यहां पे ये कहना कि क्या स्टेटमेंट कहोगे कि, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, हाँ आप ये कहना यहां पर, ये जो स्टेटमेंट लिखिए, लिखना सिंस हमें पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स हैं। अब आप कहोगे भैया आपने तो को प्राइम बोला था, बेटा को प्राइम में वो दोनों का रिश्ता है आपस में, a और b का। वैसे तो a और b इंटीजर ही होंगे, इंटीजर मतलब नंबर 1 2 3 4 ऐसे तो नंबर होंगे, ठीक है ना। और आप बोलना कि 5 माइनस a बाय b, ये जो आंसर था, ये जो पूरा ऊपर था ये वाला, इज रैशनल। क्या है ये, रैशनल है 5 माइनस a बाय b। क्यों भाई, a और b इंटीजर है, इंटीजरों में इंटीजरों को जोड़ो घटाओ, इंटीजर फॉर एग्जांपल 2 है 3 है 4 है, कुछ भी है, सॉल्व करोगे हमेशा आंसर आपका 1 2 3 4 5 इन्हीं के बीच में आएगा। यानी कि ये पूरा सॉल्व करके आपका आंसर कभी भी रूट में नहीं आएगा, हमेशा रैशनल ही आएगा। लेकिन ये किसके इक्वल है, रूट 3 के, और रूट 3 क्या होता है, इर्रेशनल। देखो इस क्वेश्चन में मैंने अकेले रूट 3 को इर्रेशनल नहीं माना था, ये पूरे नंबर को इर्रेशनल माना था, इसीलिए मैंने, मेरी चीजें अलग है। जब आप सिर्फ एक एक को प्रूव करोगे तो आप एक एक को अलग से रैशनल मानोगे, लेकिन जब आप पूरे को एक साथ करोगे तब आप पूरे को रैशनल मानोगे। और वहां पे जो रूट 3 है रूट 2 है ये सब आपके क्या रहेंगे, ये सब आपके इर्रेशनल रहेंगे। यहां पर ये जो रूट, आपको पता है आंसर के ये पूरा किसके बराबर है, ये सब रूट 3 के बराबर है। रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और ये जो a b ये सब है ये सब सॉल्व करके रैशनल है। क्यों, क्योंकि a और b तो इंटीजर है, उनको सॉल्व करके रैशनल है, रैशनल कभी भी इर्रेशनल के बराबर हो नहीं सकता। 5 माइनस a बाय b तो एक रैशनल नंबर है ना, तो आप इसके बाद स्टेटमेंट क्या कहोगे, स्टेटमेंट ये कहोगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि रूट 3 इज रैशनल, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सॉरी, रूट 3 इज इर्रेशनल, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन
arises because of our incorrect assumption. सेम वही पुरानी वाली बात है, इनकरेक्ट assumption. कौन सी इनकरेक्ट assumption? वो इनकरेक्ट assumption दैट क्या, दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल. सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल. आप कहोगे ये थोड़ा छोटा है और ये आसान है, इसको ध्यान से सुनो. अब तो सोचो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. क्या क्वेश्चन? 5 माइनस रूट 3 ए बाय बी रैशनल माना, ये पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को रैशनल माना. तो उसमें मैंने आपको क्या बोला कि रूट 3 को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके अकेले रख दो. ये इसमें ए और बी एक तरीके से कोप्राइम तो है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इसमें कोप्राइम वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना. इसमें आपको ये बोलना है कि ए और बी कुछ इंटीजर है और इन सबको सॉल्व करके इंटीजरों को कभी भी सॉल्व करोगे रैशनल नंबर ही बनेगा. तो इस हिसाब से तो ये रैशनल है पूरा नंबर. लेकिन रैशनल कभी इर्रेशनल के बराबर थोड़ी ना हो सकता है. रूट 3 तो हमेशा से इर्रेशनल होता आया है. यहाँ पे आपको रूट 3 को इर्रेशनल थोड़ी ना प्रूव करना था, वो तो पूरे नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना था. तो आप कहोगे ये पूरा नंबर तो रैशनल है और यहाँ पे आंसर सॉल्व करके इर्रेशनल आ रहा है. और रैशनल कभी भी इर्रेशनल के बराबर नहीं होता, रैशनल इर्रेशनल के बराबर नहीं होता. अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है. अगर हम इसको रैशनल मान रहे हैं तो ये वाली स्टेटमेंट तो इर्रेशनल है और ये इर्रेशनल तो फैक्ट है. यानी कि ये स्टेटमेंट अज्यूम करने से यहां पे हमने देखा हमारा फैक्ट गलत हो जाएगा और फैक्ट कभी गलत नहीं हो सकता. यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, गलती आ गई. और कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आई कि इसको आपने क्या मान लिया, रैशनल. ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल. यानी कि यही चीज मैंने यहां पे लिखी. मैंने क्या लिखा कि भाई ये सब सॉल्व करके रैशनल बना लेकिन ये तो इर्रेशनल है. तो रैशनल इर्रेशनल बराबर नहीं हो सकते. तो मैं क्या लिखूंगा कि जो 5 माइनस ए बाय बी है ये रैशनल हमने माना, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 भी रैशनल होगा. रूट 3 तो हमेशा से इर्रेशनल होता है और रूट 3 अगर रैशनल होता है तो जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन करी है ये पूरे अजम्पशन की कि 5 माइनस रूट 3 ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है. हमारी गलत अजम्पशन हमने मान लिया. तो हम कंक्लूड करेंगे कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो रैशनल नहीं, वो इर्रेशनल है. और हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म. ये वाले और ज्यादा छोटे हैं. एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि वही रूट 5 को प्रूव कर दो कि ये इर्रेशनल है. ठीक है ना, ये काम हमें करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मुझे प्रूव करना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है तो मैं कैसे करूंगा, अज्यूम करूंगा. हमने यही सीखा था कि मैं अज्यूम करूंगा कि रूट 5 इज क्या है, रूट 5 एक रैशनल नंबर. सबसे पहले ये अज्यूम करना है, पहला स्टेप. मेरे भाई स्टेप्स याद है आपको, ये क्वेश्चन करना आ गया, ध्यान रखना इसको पूरा करना आ जाए आपको, है ना. तो अज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. ठीक है ना. और ये हमने अज्यूम कर लिया कि दैट रूट 5 इज रैशनल. तो फिर हम कह सकते हैं, अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिए थे. मैंने जहां पर ये भी बता दिया था कि अगर रूट 5 मतलब सिर्फ रूट 5 है, रूट 2 है, तो किस तरीके से करना है, कोप्राइम मान के. और उस केस में आपको ये अज्यूम है ऑलरेडी कि रूट 5 ये सब ऑलरेडी रैशनल होते हैं, वो आपके ऑलरेडी फैक्ट है. यहाँ पर आप अज्यूम कर रहे हो रूट 5 को रैशनल नंबर, तो आप इसे कहोगे कि हम इसे a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. और वहां पर a एंड जो b है वो क्या है, कोप्राइम है ना. A और B क्या है, कोप्राइम है. इफ दे आर कोप्राइम तो वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट कि इनका वन यानी कि एक ही कॉमन फैक्टर है, इनके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ये बात हमें पता थी. फिर इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे ले जाते थे. तो क्या हो जाता था, रूट 5b इज इक्वल टू a. फिर दोनों तरफ क्या कर देते थे, स्क्वायरिंग कर देते थे. तो लिखते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते थे. तो रूट 5 और b दोनों तरफ स्क्वायर होगा. इस तरफ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इस तरीके से, और ये स्क्वायर रूट 5 का 5 हो जाएगा. b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर होगा, है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसीलिए. और यहाँ पर a स्क्वायर होगा. फिर मैंने आपको कहा था b स्क्वायर को यहीं रखो, a स्क्वायर बाय 5 उधर ले जाओ, मतलब 5 को हम वापस यहाँ ले जाएंगे. और यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है किसके द्वारा, 5 के द्वारा, तो इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. a भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा. ये बात हमने निकाली थी और ये थ्योरम कहती थी.
ठीक है ना, आपकी बुक में इस चैप्टर से पहले मतलब एक्सरसाइज से पहले ऑलरेडी एक थ्योरम है, कहती है कि अगर स्क्वायर डिवाइड होगा तो उसका नंबर भी डिवाइड होगा, नंबर डिवाइड है तो उसका स्क्वायर भी डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि यहां से कंक्लूजन निकला था कि a 5 से डिवाइड होता है। फिर हमने जो a है उसको क्या अज्यूम कर लिया था बताओगे? 5c अज्यूम कर लिया था, 5c अज्यूम करा था और वहां लिखा था कि c जो है वो कुछ इंटीजर है, c इज अ सम इंटीजर, c कोई इंटीजर है, c को हमने कोई इंटीजर मान लिया था। और फिर हम ये कह सकेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? 5c और फिर उसका स्क्वायर और नीचे आ जाता 5। ये हमारा सेकंड स्टेप था। इस पे मैंने देखो कल मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुका हूं ये सारी चीजें आपको समझाने में कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कोप्राइम है। तो मुझे लगता है कि आज मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है इस चीज पे मेहनत कराने की। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना, ऐसा क्यों है सब? ठीक है, इसके बाद मैं ये लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और सी स्क्वायर और यहाँ पर 5 है, ये एक नंबर पे कटेगा, ये 5 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर सी स्क्वायर को यहीं रखूंगा और बी स्क्वायर के नीचे 5 ले जाऊंगा और यहाँ से दूसरा कंक्लूजन निकालूंगा, क्या कि बी स्क्वायर जो है ना वो डिविजिबल है किसके द्वारा? 5 के द्वारा, तो बी भी डिविजिबल होगा 5 के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने एक चमत्कार करके दिखा दिया, वो ये दिखा दिया कि ए और बी मैंने अज्यूम करे थे, ए और बी को अज्यूम नहीं करा था मैंने, √5 को क्या अज्यूम करा था? रैशनल नंबर। और अगर मैं रैशनल नंबर अज्यूम करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों कोप्राइम है, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर कट पिट के ही लिखा जाता है। कोप्राइम मतलब इनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता था। लेकिन यहां तो मैंने ये दिखा दिया कि ए 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ए हो रहा है और बी हो रहा है, इसका मतलब तो ए और बी का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। मैं कहूंगा इट मींस ए एंड बी ये दोनों ही बोथ दोनों के दोनों डिविजिबल बाय 5। और इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे निकला विच मींस, इसका मतलब ये हुआ विच मींस ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। उनका ए और बी और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया? 5। और हम तो कोप्राइम कह रहे थे, कोप्राइम मतलब कुछ कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए, यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगर उनका कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब ये है, यहां पे लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी क्या? विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या? दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। बिकॉज ये तो क्या नजर आ रहे हैं? ये तो कोप्राइम नजर नहीं आ रहे, कोप्राइम में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, यहां तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये तो हमारी जो स्टेटमेंट जो हमारा फैक्ट होता है उसको गलत कर रहा है कि और भी कोप्राइम है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? फिर इसके बाद आप ये लिखना कि द कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमारी चीजें हमने गलत होते हुए देखी, ये कॉन्ट्राडिक्शन विच हैज अराइज, जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है अराइज बिकॉज, क्यों आई है ये? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत अज्यूम करा, हमारी गलत अजम्पशन के वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। हमारी अजम्पशन की वजह से गलत, जो हमने गलत कॉन्ट्राडिक्शन रखी उसकी वजह से जो हमने अजम्पशन मानी, हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन हुई है वो हमारी अजम्पशन से आई है। क्या अजम्पशन? आवर अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल। जो हमने अजम्पशन बनाई √5 रैशनल है वो गलत थी। क्यों? क्योंकि अगर √5 रैशनल है तो हमने उसे a बाय b के बराबर लिखा और पता चला a बाय b तो दोनों ही कोप्राइम नहीं निकले। तो कोप्राइम नहीं होना तो फैक्ट गलत हुआ, और फैक्ट क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने अज्यूम गलत कर लिया था। तो √5 इज रैशनल, ये हमने अजम्पशन गलत मान ली थी, सो हम यहां से कर देंगे। सो हम यहां से कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड दैट, क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं? दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। अब आप देखो ये क्वेश्चन आपको जो 3 + 2 √5 है ना, ये इसको क्या प्रूव करने के लिए कहता है? कहता है इसको इर्रेशनल प्रूफ कर दो, ये आपको कहता है। ये मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कल ये बोला था कि ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान होते हैं। आप कहोगे कैसे ये क्वेश्चन ज्यादा आसान कैसे होते हैं? आपको इस पूरे को क्या अज्यूम कर लेना है? रैशनल। पूरे को क्या अज्यूम कर लेना है आपको?
अज्यूम कर लेना है ये पूरा का पूरा रैशनल है। तो अगर ये पूरा का पूरा रैशनल है तो इस बार ये पूरा का पूरा क्या होगा, a बाय बी के बराबर होगा। ये बात आप लिख सकते हो यहाँ पर कि a और b को प्राइम है, और आप ये भी लिख सकते हो कि a अपने आप में अलग से कोई इंटीजर का नंबर होगा, है ना, और b अपने आप में कोई कहीं ना कहीं इंटीजर होगा। ये इंटीजर क्यों लिख रहे हैं ना, आपके मन में हो सकता है सवाल आए, मैं समझा देता हूँ। ये नंबर अगर मैं इसको रैशनल मान रहा हूं, कोई रैशनल नंबर बताओगे मुझे, कोई भी रैशनल नंबर बता दो आपको कि भैया 5/7 रैशनल नंबर है। ऊपर का नंबर क्या है यहाँ पे 5, नीचे का नंबर क्या है 7 है। यानी कि एक तरीके से ये भी कह सकता हूं, अगर मैं इसे a बाय बी के फॉर्म में लिखूंगा तो a का मतलब 5 होगा और b का मतलब 7 होगा। a को अगर मैं 5 लिख रहा हूँ, b को अगर मैं 7 लिख रहा हूँ, दोनों क्या है, आपको कहोगे भैया इंटीजर है, या फिर आप कह दोगे भैया ये तो नेचुरल नंबर भी है, या आप कहोगे भैया ये तो होल नंबर भी है। मैंने कहा सही बात है, लेकिन अगर मैं लिखूं -5/7 तो a की वैल्यू क्या होगी -5, b की वैल्यू क्या होगी 7। अब ये बताओ नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए क्या कहना बेहतर है, इन्हें इंटीजर कहना बेहतर है। तो इसलिए आप समझ रहे हो कि हम यहाँ इसे इंटीजर क्यों कहते हैं। आपके मन में सवाल आने चाहिए, उस सवालों को मैं दूर करूंगा, बस वो बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर सवाल भी ना आए तो मैं जबरदस्ती लाऊंगा भी और हल भी मैं बताऊंगा। समझ में आया ये कि भाई a और b इंटीजर है, बेसिक सी बात है, ठीक है ना, कि a और b यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या था, मैंने क्या बताया था कि एक तरफ इस वाले क्वेश्चन में एक तरफ रूट का नंबर अकेला छोड़ दो, बाकी सबको भगा दो इधर। यानी कि क्या करो, यानी कि पहले तो 2√5 को यहीं रखो, ठीक है ना, बराबर में a बाय बी तो है ही, इस तरफ 3 है, इधर भेज दो, माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 1 और b का एलसीएम 1 होगा, b को इस तरफ 3 से गुणा कर दो, 3b हो जाएगा, 1 को a से गुणा कर दो, a हो जाएगा, a-3b, यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा 2√5। लेकिन आपको सिर्फ √5 चाहिए। √5 क्या होगा, इज इक्वल टू a-3b, ये 2 से गुणा हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 2 इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे समझ रहे हो, ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आपकी तरफ ये जो नंबर है, दिस इज व्हाट, ये एक इरेशनल नंबर है, और आपने ऑलरेडी लिखा है कि a और b इंटीजर है, और 3 और 2 तो ऑलरेडी इंटीजर है, ये पूरा का पूरा तो इंटीजर है, ये पूरा का पूरा तो रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे लिखना, क्या चीज लिखना, देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट लिखना भूल गए पेपर में, क्या करोगे, आपको बस इतना पता है कि ये रैशनल है और ये इरेशनल, तो आप इसमें लिखोगे कि a-3b/2b इज रैशनल नंबर। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, बिकॉज हमने a और b को इंटीजर माना है, a और b तो इंटीजर है, तो इंटीजरों से ही तो रैशनल नंबर बनता है ना। अब ये नंबर इरेशनल है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, द फैक्ट, क्या फैक्ट, क्योंकि ये पूरा क्या है रैशनल और ये क्या है इरेशनल, तो ये पूरा रैशनल है, रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता, रैशनल तो रैशनल के बराबर होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्ट भी छोड़ो, बट यहां लिख देना, बट इट इज इक्वल टू √5 विच इज क्या, विच इज इरेशनल नंबर, है ना, कि भैया ये जो पूरा नंबर है ये रैशनल है, जो कि √5 के इक्वल है, और √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। आपके मन में सवाल आ सकता है, भैया √5 इरेशनल नंबर है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करा, तो क्या यहाँ भी प्रूव करना है ना, नहीं यहाँ प्रूव नहीं करना, वहां पर आपको सिर्फ उस नंबर को प्रूव करना था, यहाँ आपको क्या सिर्फ √5 को इरेशनल प्रूव करना है, नहीं इस नंबर को नहीं, इस पूरे को। और ये पूरे का मतलब पता है क्या है, ये पूरे का मतलब है कि √5 ऑलरेडी इरेशनल उसने मान रखा है, बस आपको ये इसके साथ का पूरा नंबर इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। समझ रहे हो, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये बोलना है कि ये तो रैशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकते। तो अब आप कहना बट इट इज इक्वल टू √5। सो ये चीज क्या कर रही है, इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये चीज क्या कर रही है, ये इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या फैक्ट, दैट √5 इज इरेशनल। भाई आप खुद सोचो ना, अगर आप इसे, क्योंकि आपने a और b को अज्यूम करा है ना, ये नंबर को आपने a/b रैशनल अज्यूम करा, और इस वजह से आपका √5 के बराबर बना। लेकिन √5 आपको पता है कि रैशनल नंबर होता है, और ये नंबर क्या है, एक
रैशनल है। तो आप ये कहोगे भाई कि ये रैशनल नंबर हमारा आ रहा है लेकिन ये तो इररेशनल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ गलत चीजें हो रही हैं। और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रही है कि रूट 5 अपने आप ही इररेशनल दिख रहा है, जबकि रूट 5 इररेशनल होता है हमें पता है, लेकिन रूट 5 इररेशनल दिख रहा है और राइट साइड पे हमारा नंबर रैशनल है। तो इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि रूट 5 इररेशनल है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। सो नाउ इसके बाद हम ये कहेंगे, सो ये जो अजम्पशन आई यहां पे लिखेंगे हम कि जो कॉन्ट्राडिक्शन आई वो किस वजह से आई। द कॉन्ट्राडिक्शन, वही सेम चीज कि जो कॉन्ट्राडिक्शन आई, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। क्यों क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। और हमारी रॉन्ग assumption क्या थी? दैट क्या 3 + 2√5 जो पूरा क्वेश्चन था उसको हमने क्या माना? एक रैशनल नंबर माना, एक रैशनल नंबर माना। सो वी कंक्लूड, तो हमें यहां से कंक्लूजन मिलता है क्या कि 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। समझ पा रहे हो? मतलब आपको वहां भी यही बात करनी है, यहां भी यही बात करनी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब देखो आपको 3 सेम टाइप के क्वेश्चन यहां दे दिया 1/√2। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप सोचोगे कि भैया अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, हम वो बड़े वाला स्टेप पूरा बना के करें या फिर ये फिर कैसे वाला है, छोटे वाला है? क्या ये √2 लिखा हुआ है? नहीं, ये 1/√2 है। तो जैसे सारे क्वेश्चन करते आ रहे हो ना, अभी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे भी पिछला क्वेश्चन करा। मतलब आपको इसको पूरे को क्या मान लेना है? इसको अजम्पशन मान लेना है, अज्यूम कर लेना है। क्या अज्यूम करना है? कि 1/√2 इज व्हाट? इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अज्यूम करना है, तो आप यहां पे लिखोगे कि इसका मतलब 1/√2 किसके बराबर है? a/b के। और आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ रूट का नंबर अकेला रहेगा और दूसरी तरफ बाकी चीजें। आपको भैया तो ऑलरेडी अकेला है, बस इतना सा फर्क है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हिसाब किताब हो रखा है। रेसिप्रोकल कर दो, √2 ऊपर कर दो, नीचे 1 लिख दो, ये क्या हो जाएगा? b/a। कोई दिक्कत? हाँ। और a और b क्या है? a एंड b जो है ना वो क्या है? आर सम इंटीजर है ना, कुछ इंटीजर है वो। a एंड b आर सम इंटीजर, ये बात लिख देना। अब √2 = b/a आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे यहां से? अब आप यहां से यही लिखोगे क्या कि b/a इज रैशनल नंबर, है ना, बट √2 इज इररेशनल नंबर। भाई ये तो हमने रैशनल माना है और ये क्या है? ये तो इररेशनल है। तो आप कहोगे, इसको और भी बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो आप। इसके बाद लिख सकते हो इट मींस, आप बोलना कि पहले लिख देना कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है? सो इट कॉन्ट्राडिक्ट। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि b/a इज रैशनल नंबर। b/a एक रैशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है क्या? एक फैक्ट को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट एक फैक्ट को। किस फैक्ट को? क्या फैक्ट? दैट √2 इज इररेशनल। क्यों भाई? इसको कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि हमने इस नंबर को रैशनल माना है, तो ये वाला भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमें तो पता है, फैक्ट है कि √2 क्या होता है? इररेशनल होता है। तो ये तो फिर गलत सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रखी है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है? तो आप लिखना कि जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। हमारी क्या रॉन्ग assumption है? क्या? दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये हमने गलत अज्यूम करा। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे सो नाउ वी कंक्लूड। हम यहां क्या लिखेंगे? सो नाउ वी कंक्लूड। हमने यहां से कंक्लूड क्या किया?
that 1/√2 is irrational number। कोई दिक्कत है? अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, यूं मत सोचना कि इसको तो हम पहले वाले तरीके से कर लेते हैं। नहीं, ये पहले वाले से नहीं होगा, ये दूसरे वाले से ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दूं, करोगे? चलो अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करना। ये लो बेटा, आसान दे रहा हूं बहुत ज्यादा। सेकंड पार्ट है ये, आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है 7√5। इसको आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। 7√5 है, आप क्या करोगे? सबसे पहले वही 7√5 को क्या बराबर मानोगे? a/b के। ये करोगे और वहां लिखोगे कि a एंड b आर सम इंटीजर भी लिख देना और कोप्राइम भी लिख देना। इसके बाद आपको सिर्फ √5 यही रखना है, a/b साथ ले जाना है। बस यही तो करा होगा आपने, है ना? और फिर आपने लिखना है कि ये वाला नंबर क्या है हमारा? रैशनल, और ये क्या है? इर्रेशनल। बस आप इसके बारे में बोलना कि ये नंबर क्या है? रैशनल है। तो आप ये लिखोगे कि a/7b इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या क्या कैसे कहोगे? आप कहोगे भैया ये नंबर रैशनल है, ये नंबर रैशनल है, ये बात कहोगे। फिर आप कहोगे कि इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है। किसको? किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को। किस फैक्ट को? कि जो बगल में लेफ्ट साइड में √5 है वो इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये हम रैशनल कह रहे हैं और बगल में इर्रेशनल हो रहा है। और √5 तो फैक्ट है, यानी कि ये जो हमने अजम्पशन बनाई है इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। और इसका मतलब जो हमारा नंबर था 7√5 जिसको हमने रैशनल माना वो रैशनल नहीं है, वो एक इर्रेशनल है। ये सारी स्टेटमेंट आपको लिखनी है। लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल लेना आगे, इसको छोड़ दो यहीं पे। स्टेटमेंट सब लिख ली होगी, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही सारी स्टेटमेंट। इसके बाद ये एक लास्ट पार्ट है इसका, 6 + √2 है, इसको करके दिखाओ। ये लास्ट पार्ट था इसका, ठीक है। इसमें क्या है ना, मतलब वही सेम, फिर वही चीज। इसको किसके बराबर? a/b के। √2 अकेला रह जाएगा, क्या हो जाएगा? a/b - 6। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ba - 6b बराबर में √2। किस किस ने यहां तक कर लिया था? यहां तक तो हो गया होगा। इसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे कि ये सब क्या है? रैशनल है। और ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन ले आता है। क्यों? क्योंकि √2 इज इर्रेशनल और रैशनल इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने इसको रैशनल मान लिया। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये क्या है? इर्रेशनल है। कर करके बोर हो गए आप, और यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जहां पर हम देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आया बेसिक के अंदर, ठीक है, इस साल। तो इसको मैं करा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना, देखते हैं आप इसका आंसर करा पाते हो कि नहीं। दोनों स्टैंडर्ड और बेसिक में आपको दोनों पेपर कराऊंगा, देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक का पेपर करा रहा हूं, जो 2025 से 26 का पेपर था, ठीक है। और ये सेट है मेरे पास, सेट 2 है ये, ठीक है। 4 3 0 1 2, क्योंकि सेट का बहुत ज्यादा पंगा होता है, हर अलग अलग सेट में डिफरेंट क्वेश्चंस, किसी को मुश्किल किसी को आसान। खैर ये बेसिक का है। तो बेसिक का क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर आपको कहता है द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 इज, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ऑप्शन सी 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ऑप्शन डी 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या इसका आंसर होगा। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लें, जिस किसी को जो आंसर लग रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर है। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ का एक तरीका बताया था, उस तरीके पे फोकस करो जो मैंने आपको तरीका बताया था। इन दोनों में अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, मैंने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, ये था, ये 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 2 है। अगर आप देखोगे इसमें, अगर आपको एचसीएफ निकालना होता, मैं दोनों समझा देता हूं, हालांकि यहाँ पे आपको एचसीएफ चाहिए। आप एचसीएफ के लिए देखते हो सबसे कम पावर 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। कम पावर किसमें है? 2 की पावर 2।
और HCF में जब आप 3 देखोगे तो 3 की पावर 2, ये आपका HCF हो जाता, कम पावर देख लो, काम खत्म। लेकिन अगर आपको LCM निकालना है तो ज्यादा पावर देख लो, 3 की पावर 3 और इधर 2 की पावर 3, ये आपका LCM है, यानी कि ऑप्शन सी। किस किस का ऑप्शन वैसे सी आ गया था। अब आपको ये 6 नंबर का आ रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट चैप्टर। अब 6 नंबर में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब आप देखो क्वेश्चन क्या हर बार सेम टाइप के तो आएंगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कैसा दे रखा है। आपको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, यानी कि ऑप्शन के बेस्ड पे क्वेश्चन है ये। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, will not end with 0 for any natural number। मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर लिखेंगे हम n को, for any natural number n, मतलब नेचुरल नंबर n है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 4n, ऑप्शन बी दिया 4 की पावर n, ऑप्शन सी दिया 3 की पावर n जमा में 1, और ऑप्शन डी दिया गया है 10 की पावर n और पावर में 1 जुड़ रहा है। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर 0 पे एंड नहीं होने वाला। आप, मुझे लगता है बहुत आसानी से इसका आंसर बता दोगे अगर आप एनसीईआरटी करके बैठे हो तो, बहुत ही आसानी से बता दोगे कि इनमें से कौन सा नंबर का जो सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा सॉल्व, मतलब एंड डिजिट जो है वो 0 नहीं होगी। और n कोई भी नेचुरल नंबर है, n की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। क्या पहला वाला आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं बताता हूं क्यों। 4 है, n मतलब नेचुरल नंबर है, n की जगह आप 25 लिख लो, 4 इंटू 25 क्या हो जाएगा 100, और 0 आ सकती है, ये नहीं है। 5 भी लिख लेते तो 4 5 जा 20 हो जाता, तब भी नहीं होता। 3 की पावर n प्लस 1 है बेटा, 3 की पावर n, और n पावर में नहीं प्लस हो रहा, बगल में प्लस हो रहा है। 3 की पावर n मान लो, n की जगह 2 लिख दो, n की जगह क्या लिख दो 2, तो 3 की पावर 2 और उसमें 1 जोड़ेगा, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 10। क्या ये 0 पे एंड हो रही है? हाँ ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, लेकिन हमें चाहिए जो 0 पे एंड नहीं होगी। 4 की पावर n बेटा, फैक्टर बना लो ना 4 की पावर n के, 4 की पावर n के फैक्टर बनाओगे 2 मल्टीप्लाई 2 और उसकी पावर क्या n। तो हमने पढ़ा था कि जो उसके फैक्टर होने चाहिए उसमें 2 भी होना चाहिए और उसके साथ साथ 5 भी होना चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों होते हैं तो वो एंड होता है 0 पे डिजिट, लेकिन यहाँ तो दोनों ही 2 है, यानी कि ये नंबर है जो कभी भी किस पे नहीं एंड होगा 0 पे एंड नहीं होगा। बेटा ये इस साल का क्वेश्चन है बकायदा। अब देखो मैं आपको सोचता हूँ क्वेश्चनों के लेवल अच्छे हैं, ये बेसिक के पेपर है, समझ रहे हो आप। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन में फिर 1 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एसर्शन में आपको लिख रखा है कि 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। और इसका रीजन क्या है? कहता है जो कंपोजिट नंबर होता है, अ कंपोजिट नंबर, जो भी एक कंपोजिट नंबर होता है उसके हैज मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब आपको जो एसर्शन लिखा उसमें क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में क्या है 3, 7 दूनी 14 और जमा में 3 कितना हो जाता है 17। कंपोजिट नंबर होता है क्या भैया? हाँ नहीं, 17 कंपोजिट नंबर तो नहीं होता। एसर्शन क्या हो गया बेटा? गलत। और रीजन क्या है? सही, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। प्राइम के ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद अपने आप में, तो प्राइम नंबर तो नहीं है, कंपोजिट ही होता है। कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। समझ में आया? एसर्शन गलत था, इसका रीजन सही था, क्योंकि हमने इसको जोड़ के देखा, आंसर 17 बन रहा है और हमें पता है 17 प्राइम नंबर होता है। अगर 17 के फैक्टर भी निकालें तो एक ही होता है और दूसरा 17 खुद होता है बेटा। इसके बाद बेटा 3 नंबर में एक क्वेश्चन आया, सोचो 6 नंबर हो गया, पूरा फर्स्ट चैप्टर 6 नंबर में है। देख रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी चीज है अगर 6 नंबर में आ रहा है। 80 में से 6 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और क्या है, कुछ भी तो नहीं है। कह रहा है ये मान रखा है कि √2 इर्रेशनल नंबर है, ये मान रखा है कि √2 एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कहता है 5 माइनस 2√2 को क्या प्रूव करो कि ये भी एक इर्रेशनल होगा, इसको प्रूव कर दो।
बड़ा वाला मेथड या छोटा वाला मेथड बताओ? छोटा वाला, और 3 नंबर में है बेसिक में। आप क्या लिखोगे? आप अज्यूम करोगे, आप लिखोगे अज्यूम कर रहे हैं, क्या हम अज्यूम कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं 5 माइनस 2√2 इज व्हाट? इज रैशनल नंबर। तो वो अगर रैशनल नंबर है तो वो a बाय b के बराबर होगा। ये लिख देना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर कि अज्यूम कर रहे हैं दिस नंबर इज व्हाट? दिस नंबर इज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो हम यहाँ लिख देंगे कि a और b आर सम इंटीजर और कोप्राइम, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप क्या करोगे मैं बताता हूं आपको। a बाय b को यहाँ भेज दो, 2√2 को वहां भेज दो, तो 5 यहीं रह जाएगा और इसके पास a बाय b आएगा। तो 5 के पास अगर 1 बाय b आएगा, 5 के पास अगर a बाय b आएगा तो माइनस का a बाय b हो जाएगा, समझ रहे हो। और माइनस का 2√2 अगर उधर जाएगा तो प्लस का 2√2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेना बेटा, यहाँ पर b को उधर भेज देना, 5b माइनस में a बराबर में यहाँ पे 2√2 होगा। 2 को भगा दो बेटा यहाँ से, √2 रह जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 5b माइनस a और नीचे क्या हो जाएगा? 2b। अब आप इसके बाद क्या कहते थे? इसको आप कहते थे कि 5b माइनस a अपॉन में 2b क्या है? इज रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या? दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या? ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? द फैक्ट, या फिर ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है क्या कि √2 इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, पूरी स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या अजम्पशन? कि जो 5 माइनस 2√2 है इसको हमने रैशनल माना। इसका मतलब वी कंक्लूड, यहां से हम ये निकालते हैं, वी कंक्लूड दैट 5 माइनस 2√2 इज इररेशनल। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 3 नंबर और पूरा 6 नंबर का आपका पेपर खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? ये तो बेसिक का हाल है। स्टैंडर्ड का देखें, कहा ये कि जो HCF है ऑफ 960 एंड 432, इसका HCF क्या होगा? ऑप्शन ए है 48 होगा, ऑप्शन बी है 54 होगा, ऑप्शन सी है 72 होगा, ऑप्शन डी है 36। मे बी आपका टाइम खा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरी तरफ है 432 और एक तरफ है 960, और इनका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। कोई बड़ी चीज तो लग नहीं रही। मैं आपको इतना कहूंगा, आप बस एक काम करना, क्या आप इनमें से आपको ये नंबर थोड़ा आसान लग रहा है ना, आप इन नंबरों को एक बार इससे डिवाइड करके देख लो, क्या ये इसके पाड़े में आते हैं? अगर ये इसके पाड़े में आते होंगे तो अच्छा ये बताओ, HCF बड़ा आता है या छोटा आता है? सोचो, HCF बड़ा आता है छोटा आता है? छोटा आता है ना। मैं इसको ऐसे ही करा दूंगा, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैंने निकालूंगा फैक्टर वेक्टर। मुझे इतना तो पता चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर यहाँ 48 और 36 है। मैं सबसे पहले 36 की बात करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि 36 के पाड़े में 960 आएगा। वैसे तो मैं बिना चेक करे भी कर सकता हूँ, 720 मुझे पता है आ जाएगा 36 के पाड़े में 20 नंबर पे। और अगर मैं इसमें 360 और जोड़ूंगा तो 0 6 2 8 7 3 10 1080 है। लेकिन अगर मैं इसमें से 180 घटाऊंगा तो 900, 36 के पाड़े में 960 तो आ ही नहीं रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 36 के पाड़े में 960 तो आ ही नहीं रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 36 के पाड़े में 960 नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि भैया हमें नहीं फील हो रहा तो सॉल्व करके देख लो। 36 के पाड़े में 2 नंबर पे 72, 6 में से 2 गया 4, ऊपर से आया 0, 240। एक बार चेक करते हैं, 36 के पाड़े में 240, 36 36 72, 72 और 72 144, और 5 नंबर पे आपको पता है 180 आता है। 5 नंबर पे 180 आता है, 5 नंबर पे अगर 180 आता है तो 6 नंबर पे 216 आता है, और 216 में 36 और जोड़ोगे तो आपको पता है 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 252 हो जाएगा। यानी कि ये 36 के पहाड़े में नहीं आ रहा। ये मैं चेक कर लिया। अच्छा, जब पहला नंबर ही नहीं आ रहा तो दूसरे को क्यों चेक करना, ये बताओ ना। इसका मतलब जब पहले में ही नहीं आ रहा, इसमें ही नहीं आ रहा, तो इसमें क्या आएगा? लेकिन अब मैं इसको अगर देखूं 48, आप मुझे बहुत समझदार बच्चे हो, आप बहुत आराम से बता सकते हो देख के ही, ठीक है 48 के पहाड़े में 960 आता होगा। समझदार बच्चे हो आप। 48 का डबल 96 होता है, यानी कि 48 के पाड़े में 960 तो दिख ही रहा है आता है कि नहीं आता। अब ये क्या 432 आता होगा? अब इसको ही बताऊं, कैसे बताऊं?
मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। इसको ऐसे करो, आपको पता है 480 48 के टेबल में आता होगा कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या आता होगा भैया? अगर 48 घटा दूं तो पता चल जाएगा क्या आता होगा। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 432। इतना तो छोटी मोटी, जितनी ज्यादा मैथ्स करोगे ना उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा। मेरा 48 आंसर आ गया, खत्म। आपको क्या भैया 54 भी तो हो सकता है, 72। आपको पता है एचसीएफ आप बोलते हो हाईएस्ट, लेकिन आंसर आपका हमेशा एचसीएफ छोटा होता है। तो आपका आंसर 36 हो सकता था, अगर 48 नहीं होता तब 54 पे जाता मैं, लेकिन मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया। 48 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है तो बताओ, समझ में आ गया? तो 48 मेरा आंसर है। और अगर किसी को लगे ना कि भैया इतना दिमाग हम नहीं लगा पाएंगे, तो फिर भैया फिर आप क्या करो, देखो इतनी तो कैलकुलेशन 10वीं में जब आप भर भर के कैलकुलेशन करोगे, भर भर के आपके दिमाग लगेंगे, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैं सोच पा रहा हूँ वैसे ही सोच पाओगे। लेकिन फिर भी आप बोर्ड दे रहे हो, आपको लग रहा है भैया ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो भैया फिर 960 का फैक्टर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेस्ट तरीका। और 432 का निकाल लो, 2 के टेबल में करो 480, फिर 2 के टेबल से कर दो, कितना आ जाएगा 240, फिर 2 के टेबल से कर दो, कितना आ जाएगा 120, फिर 2 के टेबल से कर दो 60, फिर 2 के टेबल से कर दो 30, फिर 2 के टेबल से कर दो, कितना हो जाएगा 15, फिर 3 के टेबल में 5 नंबर पे, फिर 5 के टेबल में 1 नंबर पे। 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 2 और 3 बार 1, 3 एक बार और 5 एक बार। फिर 432 की बारी आ जाती है, दूसरा नंबर 2 के टेबल में कर लेना। 400 आता है 200 नंबर पे, 32 आएगा 216 नंबर पे, 2 के पाड़े में 108 नंबर पे, फिर 2 के पाड़े में 54 नंबर पे, फिर 2 के पाड़े में 27 नंबर पे, और फिर 3 के पाड़े में कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 9 नंबर पे, 3 के पाड़े में 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे। यानी कि दूसरे में 2 की पावर 1 2 3 4 बार आई है, और 3 की पावर कितनी बार आई है भैया? 3 बार आई है। अब आप ढूंढो दोनों में कॉमन वाले नंबर। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन ढूंढते हैं और उसकी छोटी पावर लिखते हैं। 2 की पावर 4 आ जाएगी, और इन दोनों में छोटी पावर क्या है? आपको भैया सिर्फ 3 है, और 5 छोटा है, कॉमन ही नहीं है। कहीं दूसरे में है 5? है ही नहीं, तो छोड़ो आंसर। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 3 से गुणा कर दो, 48 योर आंसर। ये स्टैंडर्ड पेपर में आया हुआ है, आपको बेसिक में ज्यादा अच्छा दिख गया होगा इससे। इसके बाद अगला ही क्वेश्चन, मैं भी इसे मानूंगा कि फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। कहता है नेचुरल नंबर है 2। अब सोचो ये स्टैंडर्ड का पेपर है, आप खुद कहोगे भैया हाँ ना इंसाफी तो हुई है। क्या कहता है? नेचुरल नंबर 2 एक प्राइम नंबर है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी कहता है एक कंपोजिट नंबर है। ऑप्शन सी कहता है प्राइम भी है एंड कंपोजिट भी है, दोनों है। और ऑप्शन डी कहता है ना ही प्राइम है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दोनों में से कुछ भी नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन ए बी सी डी, आप बताओगे? ऑप्शन ए खत्म का। तो स्टैंडर्ड का पेपर है ये इस साल का, और अभी इससे पहले आप बेसिक का पेपर करके बैठे हो। चले अगला क्वेश्चन फिर फर्स्ट चैप्टर का। कहता है 6 की पावर n, अगर आपको याद हो मैंने बकायदा बताई थी ये बात, सोचो। कहता है 6 की पावर n एंड होगी किस डिजिट के साथ? अब आपने देखो मेरे बोलने से पहले ही आपने आंसर बोल दिया था। कहता है 6 की पावर n किस डिजिट के साथ एंड होगी? आप बताओ। मैंने उसमें क्या बात बताई थी, आप बताओ उस दिन? कुछ भी 6 की पावर कुछ भी लिख लो, 6 की पावर 1 लगा लो, 1000 लगा लो, 500 लगा लो, कुछ भी लगा लो, हमेशा आंसर 6 ही आएगा। चाहो तो 6 की पावर 1 करके देख लो, 6 की पावर 2 करके देख लो, 6 की पावर 3 करके देख लो। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। सब में एंड डिजिट्स क्या है? 6 है। एक नंबर फ्री का, 3 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद आप कहाँ चलोगे? इसके बाद आप चलोगे, देखोगे कि भैया कहीं पर हमारा 3 नंबर में कुछ है क्या क्वेश्चन। अब देखो आपका 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। 3 नंबर में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 26 नंबर का। कहता है भाई प्रूव करो √3 इज इर्रेशनल नंबर। ये लो, ये इस साल का क्वेश्चन है जहां पर 3 नंबर में स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया है कि √3 को इर्रेशनल प्रूव करो। अब आप सोचो ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है,
ऐसा किसी भी साल का पेपर नहीं है जब में ये क्वेश्चन नहीं आता, ये हर साल आता है। मैं सोचता हूँ कि क्या पता इस साल ना है, क्या पता इस साल ना है, पर आ जाता है। इससे पिछले साल केस स्टडी आ गई थी एचसीएफ एलसीएफ निकालने की, लेकिन इस साल ये क्वेश्चन आया है। ये पीएस सेट जो था वो सबसे ज्यादा आसान सेट था, सेट 1 था ये, जो स्टैंडर्ड पेपर का 31-1 था। 6 नंबर मुझे लगता है आप बहुत ही आराम से पूरी कोशिश कर लोगे कि इसको 6 नंबर आप सिक्योर करके जाओ। और बेटा कभी कंफ्यूज भी हो जाओ ना, उसने पूछा था 6 की पावर n किससे डिजिट एंड होती है, 6 की पावर 1 और 2 और 3 एग्जांपल ट्राई करके देख लो।